मूवी की शुरुआत में हम वुड्स फैमिली को देखते हैं। केरा और ब्रायन ने अपने बच्चों के लिए एक नया घर खरीदा होता है और वो अपने बच्चों के साथ अपने नए घर में आते हैं। उनका बेटा स्टीवन भी काफी एक्साइटेड होता है, लेकिन उनकी बेटी एली ज्यादा खुश नहीं होती। एली को अपने दोस्तों को छोड़कर आना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अपने माँ बाप से नाराज थी जो उनसे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। उनके घर का नाम जाओस होता है जो काफी अजीब होता है। घर में एक पुराने आदमी की तस्वीर लगी होती है और घर के हर दरवाजे के ऊपर कुछ अजीब सी भाषा में सिंबल्स बने होते हैं और ट्रायंगल्स बने होते हैं। इसके बाद वो घर का तहखाना देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता और एली के बाहर जाने से पहले तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और दरवाजे का ताला अटक जाता है। एली को तहखाने में कुछ अजीब लगता है, जैसे उसके पास कोई आ रहा हो। एली काफी डर जाती है और दरवाजा खोलने के लिए कहती है। फिर ब्रायन को चाबी मिल जाती है और वो दरवाजा खोल देता है। एली कहती है कि ये घर काफी अजीब है और वो यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी। शाम को केरा और ब्रायन की नाइट शिफ्ट होती है और ऑफिस जाने से पहले केरा एली को स्टीवन का ध्यान रखने के लिए कहती है। इसके बाद कैली अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर बात कर रही होती है और स्टीवन अचानक से आकर उसे डरा देता है। स्टीवन को ये अजीब सी दिखने वाली खोपड़ी अपने घर के एक कंपार्टमेंट से मिली थी और इस कंपार्टमेंट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब एली उस रूम की तलाशी लेती है तो उसे वहाँ पर एक पुराना म्यूजिक प्लेयर, एक अबैकस और एक पजल मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है सोल वैट कोएगुला। स्टीवन एली से कहता है कि उसने सुना है कि ये घर किसी चुड़ैल के पास हुआ करता था जो शैतान के लिए काम करती थी। इसके बाद जब एली म्यूजिक प्लेयर चलाती है तो एक आदमी की आवाज आती है जो एक मैथमेटिक्स की इक्वेशन पढ़ता है और इक्वेशन खत्म होने के बाद 1 2 3 4 की गिनती शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद तहखाने से कुछ अजीब सी आवाज आती है और सारे घर की लाइट चली जाती है। एली के लिए ये घर नया होता है। वो काफी डर जाती है और अपनी माँ को मदद के लिए फोन करती है। उसकी माँ उसे कहती है कि वो तहखाने में जाकर एक बार बिजली का सर्किट चेक कर ले, लेकिन तहखाने में काफी अंधेरा होता है और एली वहाँ जाने से मना कर देती है। पर उसकी माँ किसी तरह से उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि तहखाने की सिर्फ 10 सीढ़ियां हैं। वो एली को 10 तक काउंटिंग करने के लिए कहती है और जैसे ही एली 10 तक काउंट करती है वो बेहोश हो जाती है। पर केरा को फोन पर 10 के बाद की काउंटिंग की आवाज भी सुनाई दे रही होती है। केरा काफी घबरा जाती है और वो फोन पर एली को काफी आवाजें देती है, पर एली का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। वो काफी डर जाती है और वो ब्रायन को साथ लेकर घर पर आ जाती है। वो तहखाने में आकर एली को ढूंढते हैं, लेकिन तहखाने में एली कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसके बाद वो सारे घर में एली की तलाश करते हैं, लेकिन एली उन्हें कहीं नहीं मिलती। इसके बाद वो पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस वाले भी काफी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन एली का कोई भी क्लू नहीं मिलता। फिर पुलिस वाले उन्हें कहते हैं कि एली अपने दोस्तों के यहाँ चली गई होगी, वो सुबह तक वापस आ जाएगी। अगली सुबह वो अपने पड़ोसियों को साथ लेकर जंगल में एली को तलाशने के लिए चले जाते हैं, लेकिन एली वहाँ भी नहीं मिलती। ब्रायन को लगता है कि एली को अपने दोस्तों को छोड़कर आना अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए वो उनसे बदला लेने के लिए वहाँ से भाग गई है। लेकिन केरा को इस बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि केरा ने फोन पर कुछ अजीब सी काउंटिंग सुनी थी और केरा को ऐसा लग रहा था कि जैसे एली के साथ कुछ बुरा हुआ है। इसके बाद केरा एली के मिसिंग पोस्टर्स भी लटकाती है और पुलिस वालों से जाकर एली के बारे में बात करती है। पुलिस वाला बताता है कि उन्होंने बस और ट्रेन के सारे कैमरास चेक किए हैं, पर एली की कोई भी फुटेज नहीं मिली। उन्होंने एली के सारे दोस्तों से भी पूछताछ की है, पर एली का कोई क्लू नहीं मिला और सबसे बड़ी बात, एली का मोबाइल भी अभी तक नहीं मिला था। पुलिस वाले को बस एक ही बात पता चली थी कि एली को लोग सोशल मीडिया पर काफी बुली किया करते थे। कीरा पुलिस वालों को दोबारा से घर की तलाशी लेने के लिए कहती है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि अब तक उन्हें ये कोई क्रिमिनल केस नहीं लगा, इसलिए वो उनकी ज्यादा मदद नहीं कर सकते। इसके बाद कीरा अपने घर पर वापस आ जाती है और वो घर के दरवाजे के ऊपर देखती है जहाँ पर लिखा होता है सोल वैट कोएगुला। वो इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करने लगती है और स्टीवन तहखाने के दरवाजे के पास खेल रहा होता है। इंटरनेट पर काफी रिसर्च करने के बाद उसे एक सांप की तस्वीर दिखाई देती है और एक स्टार सिंबल मिलता है जो इस फ्रेज से कनेक्टेड है। फिर वो स्टीवन से पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था, तो स्टीवन बताता है कि एली ने उस दिन म्यूजिक प्लेयर चलाया था, पर कीरा इस बात को इग्नोर कर देती है। इसके बाद वो एली की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक पिक्चर देखती है जिसमें एली ने अपने पैर पर एक टैटू बनाया होता है और लिखा होता है कि कोई भी भगवान नहीं होते और अगर ये मेरी माँ देख लेगी तो मुझे मार देगी। इसके बाद कीरा तहखाने की तलाशी लेने के लिए दोबारा चली जाती है। वो सीढ़ियों पर बने हुए रोमन नंबर्स को देखती है और आखिरी स्टेप पर बनी इक्वेशन को भी देखती है। ये वही इक्वेशन थी जो म्यूजिक प्लेयर पर भी लिखी हुई थी। जब वो यूवी लाइट जलाकर दीवार पर देखती है तो वहाँ पर लाल कलर में बहुत सारे डिस्टर्बिंग फेसेस बने होते हैं। इसके बाद वो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को कहते हैं और फोरेंसिक टीम का एक मेंबर गलती से स्टीवन की बॉल को तहखाने में गिरा देता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद फोरेंसिक टीम को भी वहाँ पर कोई क्लू नहीं मिलता और पुलिस वाला जब ब्रायन से घर की हिस्ट्री के बारे में पूछता है तो ब्रायन कहता है कि उसे इस घर की हिस्ट्री के बारे
में कुछ नहीं पता। उसे ये घर काफी सस्ते में मिल रहा था और उसने खरीद लिया। रात को स्टीवन उसके पास आता है और कहता है कि उसका बेड गीला हो गया है और वो कीरा के बेड पर सो जाता है। कीरा अब एली को लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। फिर कीरा अपने फोन पर एली की आवाज सुनने लगती है और कुछ देर के बाद बेसिन से काउंटिंग की आवाज आने लगती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए तहखाने की ओर चली जाती है। तहखाने में जाने से पहले वो एक्सीडेंटली स्टीवन की बॉल को सीढ़ियों से गिरा देती है और बॉल गिरने की आवाज काफी देर तक आती है, पर तहखाने में तो सिर्फ 10 ही सीढ़ियां थी और जब वो नीचे जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई बॉल नहीं होती। उसे कुछ नजर आता है तो बस वही इक्वेशन जिसका रहस्य अभी तक नहीं खुला था। अगली सुबह कीरा नोटिस करती है कि घर के सभी दरवाजों के ऊपर कुछ अजीब से दिखने वाले साइंस बने होते हैं। इसके बाद वो घर की हिस्ट्री पता करने के लिए ऑक्शन वालों को फोन करती है जिनसे उन्होंने घर खरीदा था, लेकिन उनको भी घर के मालिक के बारे में ज्यादा पता नहीं होता और वो कहते हैं कि जैसे उन्हें पता चलेगा वो उसे बता देंगे। कीरा घर में बने उन सारे साइंस की फोटो अपने फोन में क्लिक करती है और अपनी ऑफिस की एक लड़की को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो लड़की बताती है कि ये हिब्रू लैंग्वेज है और इन सारी चीजों को जोड़ने के बाद मतलब बनता है लिवाइदन, जो कि ज्यूइश मैथोलॉजी का एक सी क्रीचर है। इसके बाद कीरा स्टीवन को स्कूल से वापस लाने के लिए जाती है। स्टीवन की नाक से खून निकल रहा होता है। स्कूल में उसकी लड़ाई हो गई थी क्योंकि कुछ लड़के कह रहे थे कि एली मर चुकी है। घर वापस आने के बाद कीरा इंटरनेट पर लिवाइदन के बारे में सर्च करती है तो उसे एक सांप की तस्वीर दिखाई देती है जो उसी सांप से मिलती जुलती थी जिसकी तस्वीर सॉल वेटकोएगुला के पास बनी हुई थी। इसके बाद वो रिकॉर्ड प्लेयर चलाती है। रिकॉर्ड प्लेयर में काउंटिंग होने लगती है और अबैकस अपने आप मूव होने लगता है। स्टीवन भी अपने आप काउंटिंग करने लगता है और हिडन कंपार्टमेंट की ओर जाने लगता है जो अपने आप ही खुल गया था। कीरा स्टीवन की आवाज सुन लेती है और रिकॉर्ड प्लेयर बंद कर देती है। जब वो स्टीवन से पूछती है कि वो काउंटिंग क्यों कर रहा था तो स्टीवन को काउंटिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इसके बाद वो घर में बनी एक आदमी की पेंटिंग को देखती है जिसका नाम जॉन फेदरस्टोन होता है और हिब्रू लैंग्वेज के वो साइन भी उसके नाम के साथ बने होते हैं। जब वो जॉन फेदरस्टोन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली के सारे मेंबर्स गायब हो चुके थे, बची थी तो सिर्फ उसकी एक लड़की। उसी टाइम तहखाने से हवा चलती है और सारे घर की लाइट चली जाती है। तभी स्टीवन के चिल्लाने की आवाज तहखाने से आती है। कीरा स्टीवन को बचाने के लिए तहखाने की ओर भागती है पर दरवाजा लॉक होता है और उसे चाबी नहीं मिलती। जब वो की होल से अंदर देखने की कोशिश करती है तो उसे किसी अजीब से जानवर की आंख दिखाई देती है और वो डर कर पीछे हट जाती है। असली स्टीवन उसके पीछे ही खड़ा होता है और जो आवाज तहखाने से आ रही थी वो नकली होती है। तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और घर की लाइट आ जाती है और उन्हें तहखाने की चाबी भी मिल जाती है। कीरा चाबी लटकाकर तहखाने में चली जाती है और अपनी फोन की लाइट जलाकर देखने लगती है। फिर तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और कीरा अंदर लॉक हो जाती है। वो स्टीवन को दरवाजा खोलने के लिए कहती है लेकिन स्टीवन चाबी तक नहीं पहुंच पाता और वो कुर्सी लेने के लिए चला जाता है। कीरा इंतजार कर रही होती है और गलती से उसका फोन हाथ से छूट जाता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कीरा की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। कीरा काफी घबरा जाती है और वो स्टीवन को दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगती है। उसी टाइम पर ब्रायन आ जाता है जो दरवाजा खोल देता है। थोड़ी देर बाद कीरा ब्रायन से कहती है कि उसने किसी स्पिरिट को तहखाने में महसूस किया है और उसका फोन भी वहाँ पर गिर गया है। वो कहती है कि फेदरस्टोन फैमिली के मेंबर भी एली की तरह ही गायब हो गए थे जो आज तक नहीं मिले हैं। पर ब्रायन को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो उसका फोन लेने के लिए खुद ही तहखाने में चला जाता है। उसे फोन तो नहीं मिलता लेकिन बालों का एक गुच्छा मिलता है। जिस घर में वो रहते थे उस घर का मालिक फेदरस्टोन एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स एक्सपर्ट था। अगले दिन कीरा नेशनल कॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स के एक प्रोफेसर से मिलने चली जाती है जो मैथमेटिक्स में जीनियस होता है। वो फेदरस्टोन की जगह कॉलेज में पढ़ा रहा होता है। कीरा उसे वो इक्वेशन देती है जो तहखाने में लिखी हुई थी और जब वो उसे इक्वेशन पढ़कर इसके बारे में पूछती है तो कुछ सेकंड के लिए कमरे की लाइट फ्लिकर होती है। फिर वो प्रोफेसर कहता है कि ये ऑफिस फेदरस्टोन का ही था जिन्होंने एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक बिल्ली को एक बक्से में बंद कर दिया था और कहा था कि ये बिल्ली इस समय जिंदा भी है और मर भी चुकी है। फेदरस्टोन ने उस साइंटिस्ट के साथ काफी काम किया लेकिन एक दिन फेदरस्टोन का बेटा बीमार हो गया और उसके बाद वो अचानक से गायब हो गए। वहाँ क्या हुआ था इसके बारे में उसकी बेटी रोज ही बता सकती है पर रोज ने इसके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं बताया। वो प्रोफेसर कहता है कि ये इक्वेशन किसी दूसरे पोर्टल को खोलने का एक जरिया है। उसने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किल इक्वेशन नहीं देखी और इसका हल ढूंढने के लिए वो टाइम मांगता है। फिर कीरा अपना नया फोन लेकर घर वापस आती है और जब वो फोन स्विच ऑन करती है तो उसे प्रोफेसर की कॉल आती है। वो प्रोफेसर बताता है कि वो कीरा को काफी देर से कॉल कर रहा था लेकिन हर बार एक अजीब सी काउंटिंग अपने आप शुरू हो जाती है। फिर वो कहता है कि उसने अपने कोलीग से इस इक्वेशन के बारे में बात की है और उसने
बताया है कि ये इक्वेशन 12वीं शताब्दी की है। ये किसी तरह का अधूरा मंत्र या अधूरा सीक्वेंस है जो किसी और डायमेंशन के साथ लिंक्ड है। इसी तरह का एक सीक्वेंस बेल्जियम के घर में भी मिला था और उस घर के सारे मेंबर्स अपने आप गायब हो गए थे। स्टीवन को अकेला छोड़कर ब्रायन कीरा के पास आ जाता है और अबेकस अपने आप मूव होने लगता है। कीरा ब्रायन को लेवाइदन के बारे में बताने लगती है, लेकिन ब्रायन को इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो इक्वेशन को तोड़ने के लिए हथौड़ा लेकर तहखाने में चला जाता है। जैसे ही वो सीढ़ी पर वार करता है तो सीढ़ी पर हल्की सी भी खरोच नहीं आती। फिर रिकॉर्ड प्लेयर अपने आप बजने लगता है और स्टीवन हिडन कंपार्टमेंट की ओर जाने लगता है। उसे वहाँ पर एली दिखती है जिसके चेहरे पर काफी सारे निशान बने हुए थे। जब स्टीवन मदद के लिए चिल्लाता है तो कीरा और ब्रायन वहाँ आ जाते हैं। रिकॉर्ड प्लेयर की गिनती 10 पर अटक जाती है और एली भी वहाँ से जा चुकी होती है। मिलता है तो बस उसका फोन। अगले दिन कीरा इस सारे रहस्य की जानकारी लेने के लिए फेदरस्टोन की बेटी रोज से मिलने के लिए चली जाती है। रोज व्हीलचेयर पर होती है और उसकी नर्स कहती है कि वो आजकल किसी से बात नहीं करती, लेकिन कीरा उसके पास चली जाती है और अपनी बेटी एली के बारे में बताती है और उससे मदद मांगती है। रोज लेवाइदन का नाम लिखती है और कहती है कि ये नर्क का 7वां राजकुमार है जिसे उसके फादर ने साइंस और मैथमेटिक्स का यूज करके एक पोर्टल खोलकर बुलाया था ताकि वो उसके बीमार भाई का इलाज कर सके। और ये सारा रिचुअल सिर्फ तहखाने में नहीं बल्कि पूरे घर पर किया गया था, लेकिन उस शैतान ने फेदरस्टोन की सारी फैमिली को ही अपना शिकार बना लिया। केरा वहाँ से निकलकर प्रोफेसर को कॉल करती है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती और काउंटिंग शुरू हो जाती है। ब्रायन भी इसके बारे में रिसर्च कर रहा होता है और वो सभी ट्रायंगल्स को एक साथ जोड़कर एक स्टार की फॉर्म बना लेता है। ये स्टार का सिंबल नर्क के पहरेदार बैफोमेट का साइन होता है। उसकी पिक्चर वही इशारा कर रही थी जो फेदरस्टोन की पेंटिंग अपने हाथ से इशारा कर रही होती है। जब केरा घर वापस आकर ये सब देखती है तो उसे रोज की बातों पर यकीन हो जाता है कि इस घर में दूसरी डायमेंशंस को खोलने के लिए रिचुअल्स किए गए थे और सोलवेट कोएगुला का मतलब नर्क का दरवाजा खुलने से था। इसके बाद कीरा रिकॉर्ड प्लेयर को चलाती है और तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। स्टीवन हिप्नोटाइज हो जाता है और धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ने लगता है। बैफोमेट तहखाने में उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी स्टीवन के चिल्लाने की आवाज आती है और घर की लाइट चली जाती है। वो दोनों स्टीवन के पीछे तहखाने में भागते हैं, लेकिन स्टीवन वहाँ पर नहीं होता। इसके बाद वो घर में स्टीवन को ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें स्टीवन की बॉल सीढ़ियों से गिरती हुई दिखाई देती है और काउंटिंग की आवाज आने लगती है। वो आवाज का पीछा करते हैं तो उन्हें स्टीवन मिल जाता है जो हिडन कंपार्टमेंट में जाने ही वाला था। वो स्टीवन को ले जाकर होश में लाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि स्टीवन की बॉडी पर बैफोमेट का साइन होता है, मतलब कि बैफोमेट ने उसे चुन लिया है। स्टीवन कहता है कि उसने एक राक्षस को देखा है जिसके बड़े बड़े सींग हैं। कीरा जब ब्रायन को बचाने के लिए उसके पीछे जाती है तो ब्रायन दूसरे कमरे में खड़ा होकर उल्टी गिनती गिन रहा होता है और गिनती खत्म होने पर ब्रायन कहता है कि वो यहाँ आ चुका है। तभी तहखाने का दरवाजा खुल जाता है और बैफोमेट के आने का आभास होता है। कीरा दूसरे कमरे में छुपने की कोशिश करती है पर वो शैतान उसे ढूंढ लेता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए तहखाने में चली जाती है। तहखाने की सीढ़ियाँ अपने आप काफी लंबी हो जाती हैं और सीढ़ियों के एंड में एक दरवाजा होता है जिसे खोलने के बाद उसे एक रास्ता मिलता है। वो वहाँ छुपकर बैफोमेट को चकमा दे देती है और उस रास्ते से होकर वो दूसरी जगह पहुँच जाती है जहाँ लोगों की बहुत लंबी लंबी लाइन्स होती हैं और वो सब अपनी बारी आने के लिए काउंटिंग कर रहे होते हैं। उसे वहाँ पर एली भी दिखाई देती है जिसे वो उसके टैटू से पहचान लेती है। वो एली को लेकर वापस आ जाती है। घर में वापस आने के बाद वो तहखाने का दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन गलती से उसकी टॉर्च तहखाने में गिर जाती है। घर की लाइट आ चुकी थी और सारे मेंबर्स भी सेफ होते हैं। कीरा सबको वहाँ से भागने के लिए कहती है और जैसे ही वो भागने वाले होते हैं तो वो देखती है कि दरवाजे के पास उसकी टॉर्च पड़ी हुई है जो तहखाने में गिर गई थी। बाकी तीनों काउंटिंग करने लगते हैं और कीरा जब दरवाजा खोलती है उसे दूसरी और काफी सारी सीढ़ियां नजर आती हैं। इसके बाद हम कीरा को भी काउंटिंग करते हुए सुनते हैं और देखते हैं कि वो घर अब शहर में नहीं बल्कि नर्क में होता है और वो सब लोग दूसरे डायमेंशन में आ चुके हैं जो जिंदा भी हैं और मर भी चुके हैं। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।